जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली कल मैंने 150 क्वेश्चंस तक आपका, इनफैक्ट 200 क्वेश्चंस तक के 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे, बट ड्यू टू सम रीजंस, सम टेक्निकल एरर्स, वो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। सो आई एम डूइंग इट अगेन एंड तो इसलिए अदरवाइज़ अभी ये लास्ट वीडियो होता और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता, बट बिकॉज ऑफ दो रीजंस वो अपलोड नहीं हो पाया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो आई एम डूइंग अगेन एंड फिर से वही 50-50 का ही स्लॉट लेके हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट्स एडिशनल पेपर करेंसी टू फिल द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू। दिस डिवाइस एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इफ़ इट फेल्स इट जनरेट्स। तो ये बोल रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो एडिशनल पेपर करेंसी लेके आती है मार्केट में, इफ़ मतलब वो लास्ट रिजॉर्ट पे रहता है, टू फिल द गैप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू। तो ये जो डिवाइस है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मेन एम होता है। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर ये फेल हो जाता है तो इन्फ्लेशन आएगा मार्केट में, बिकॉज करेंसी मार्केट में आ चुकी है, गुड्स एंड सर्विसेज का डेवलपमेंट उतना की डिमांड उतनी है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी? सो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? तो ये है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए अगर आप बैंक्स वगैरह से लोन ले रहे हो, पब्लिक फाइनेंस कर रहे हो, ये सारे आप चीज़ें करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें से इन्फ्लेशनरी क्या हो सकता है? नई मनी को लेकर आना, पेपर करेंसी को लेकर आना मार्केट में। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ यूज फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है इट इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग द रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज अ बिग सोर्स ऑफ डेफिसिट इन गवर्नमेंट्स बजट इज़ फाइनेंशियल सब्सिडी। स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सोर्स है डेफिसिट का गवर्नमेंट बजट में वो फाइनेंशियल सब्सिडी है। द लेवल ऑफ फाइनेंशियल सब्सिडी इज़ मच हायर इन इंडियन एग्रीकल्चर दैन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। सो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है, या रीज़न उसको सही एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है बट रीज़न गलत है। इंडिया की जो सब्सिडी है इन इंडियन एग्रीकल्चर वो बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज से। सो सी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो अ मनी बिल शैल बी डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। सही है ये। अ मनी बिल हैज़ प्रोविजंस फॉर कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी ठीक है। अ मनी बिल इज़ कंसीडर्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए, कंटिजेंसी फंड से नहीं होता है, ये होता है कंसोलिडेटेड से। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है इट विल बी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ना कि कंटिजेंसी। मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सही है। Next, with respect to the procedure of the budget in the parliament, the amount of demand to be reduced to ₹1 is called। देखिए, 3 तरीके के मोशंस होते हैं, इकोनॉमी कट, पॉलिसी कट और टोकन कट। ठीक है। तो ये जब आप 1 रुपये पे घटा देते हो किसी की भी डिमांड, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली पॉलिसी कट मोशन। जब आप 100 रुपये तक घटाते हो तो उसको आप टोकन कट बोलते हो, और जब आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक घटाते हो तो उसको इकोनॉमी कट बोला जाता है। ठीक है। तो ये एक स्पेशल पावर होती है जो कि लोकसभा के मेंबर्स में होती है, टू अपोज अ डिमांड बीइंग डिस्कस्ड फॉर अ स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन फाइनेंस बिल एज अ पार्ट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। और 3 तरीके के होते हैं, जैसे हमने देखा पॉलिसी कट, तो उसमें रिडक्शन होगा 1 रुपये तक। इकोनॉमी कट उसमें होगा स्पेसिफिक अमाउंट का, और टोकन कट उसमें होगा 100 रुपये तक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नेक्स्ट पे है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप विद द यूनियन बजट? तो ये है कट मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पॉलिसी मोशन, बजट डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय 1, सही है। इकोनॉमी मोशन, बजट डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, बिल्कुल सही है। टोकन कट मोशन, बजट डिमांड टू बी रिड्यूस्ड बाय 100 रुपी, ये भी सही है। वोट ऑन अकाउंट, पार्लियामेंट्री सेंक्शन ऑफ ऑल बजटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इन द फाइनेंशियल ईयर। देखिए, वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है, ये एक तरीके का स्पेशल प्रोविजन होता है जो कि गवर्नमेंट को दिया जाता है कि भाई आप टू ऑब्टेन द वोट ऑफ पार्लियामेंट, जिससे कि आप पैसा विड्रॉ कर सको एडवांस में ग्रांट के फॉर्म में, जिससे कि आप अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स जो ज़रूरतें हैं उनको आप कंप्लीट कर पाओ।
कहाँ से ये पैसे लेते हो आप? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेते हो। जबकि व्हेन द बजट फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट रिलीज, जब बजट रिलीज़ नहीं हुआ होता है तो उस केस में अगर आपको अपनी शॉर्ट डिमांड्स पूरी करने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो वो आप यहाँ से रिलीज़ करते हो। एंड द केयर टेकर गवर्नमेंट इज़ इन प्लेस, पेयर्स ऑफ अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच। ठीक है, वोट एन अकाउंट इज़ मेंट फॉर, तो इट इज़ मेंट फॉर appropriating the funds pending passing of the budget. Finance Ministry, that is Government of India, has introduced the concept of outcome budget from 2005. इसमें क्या होगा? अंडर दिस द मॉनिटरिंग ऑफ द आउटकम्स विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड प्लानिंग कमीशन, इनकी मिलके होगी। अब चूँकि प्लानिंग कमीशन तो नहीं है तो नीति आयोग जो है दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, परफॉर्मेंस बजट कहाँ से लिया गया है? परफॉर्मेंस बजट लिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए में। किसके रिकमेंडेशन पे? हूवर कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1949 में। परफॉर्मेंस बजट इज़ अ मेथड ऑफ बजटिंग दैट प्रोवाइड्स अ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव फॉर विच फंड्स आर नीडेड, कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रपोज टू अकम्प्लिश दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटपुट्स टू बी प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज टू बी रेंडर्ड अंडर ईच प्रोग्राम। ठीक, सो परफॉर्मेंस बजट इंट्रोड्यूस हुआ था यूएसए में, किसके रिकमेंडेशन पे? हूवर कमीशन के रिकमेंडेशन पे। कब? 1949 में। नेक्स्ट, एडॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम, एडॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वॉज अबॉलिश्ड ऑन, तो ये अबॉलिश हुआ था 31 मार्च 1997 को। इंडियन बजट, इंडियन पार्लियामेंट्री एक्सरसाइजेज कंट्रोल, इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ऑन द ऑडिट ऑफ द बजट थ्रू इट्स, तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू ये करते हैं। ठीक है, सो इंडियन पार्लियामेंट जो है इट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ऑन द ऑडिट ऑफ द बजट थ्रू पब्लिक अकाउंट कमेटी। सो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू करती है, स्क्रूटिनाइजेज द अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट of the government and reports of the Comptroller and Auditor General. The Public Accounts Committee consists of not more than 22 members. इसमें 15 लोकसभा से और 7 मेंबर्स राज्यसभा से होंगे। 1967 में पहली बार एक मेंबर ऑपोजिशन में आया था इन लोकसभा, वॉज अपॉइंटेड एज द अ मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन इन द लोकसभा, उनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया था कमेटी का, और तब से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है। कब से? 1967 से। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है तब से चल रहा है, तब से नहीं है, 1967 से ये चल रहा है। Consider the following statement. The Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Review Committee report has recommended a debt to GDP ratio of 60% for the general combined government by 2023, comprising 40% of the central government and 20% of the state government. The central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to that of 49% of GDP of the state government. As per the Constitution of India, it is mandatory for the state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. तो इसमें आपका देखिए सेकंड गलत है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें, द कमिटी सजेस्टेड द कम्बाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो जो था ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 60% बाय 2023, जिसमें 40% फॉर द सेंटर था एंड 20% फॉर द स्टेट था, एज अगेंस्ट 49.4 एंड 21% रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट 1 इससे करेक्ट हो जाता है और सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 293 क्लॉज 3 के हिसाब से स्टेट में नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the state government by the government of India or by its predecessor government, or in respect of which a guarantee has been given by the government of India. Next, Fiscal Responsibility and Budget Management Act was enacted in the year, so ये आया था 2003 में. It became effective from July 5, 2004. FRBM Act sets a target for the government to establish financial discipline in the economy, improve in the management of public funds, reduce the fiscal deficit and improved macroeconomic management by moving towards a balanced budget. ठीक है, और जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है उसको भी और मजबूत किया जा सके। और देखिए इसमें 2022-23 की अगर हम बात करें तो इन बजट स्पीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने दे नोटेड दैट द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट बिलो टू 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 25-26। तो ये कितना करना चाह रहे हैं? 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 25-26।
According to FRBM bill, the target for achieving the tax GDP ratio by 2008-9 is, तो ये है 12%. Which of the following was not stipulated in the FRBM Act 2003? So देखिए, elimination of revenue deficit by the end of fiscal year 7-8, non-borrowing by the central government from Reserve Bank of India except under certain conditions, ये भी था. एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट बाय द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, देखिए एलिमिनेशन प्राइमरी डेफिसिट का इसमें नहीं था. फिक्सिंग द गवर्नमेंट गारंटीज इन एनी फाइनेंशियल ईयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये था. तो एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट के बारे में जो था वो बात नहीं हुई थी. इट वॉज नॉट स्टिपुलेटेड इन FRBM एक्ट 2003. बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं उस टाइम पीरियड के हिसाब से सही हैं. FRBM एक्ट 2003 इज़ अडॉप्टेड इन राजस्थान विद ऑब्जेक्टिव्स टू. अब ये राजस्थान में उस समय के किस ऑब्जेक्टिव से आया था, तो ये सबके लिए इतना काम का नहीं है, लेट्स सी. लेकिन एलिमिनेशन इसका बहुत ईजी है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना गवर्नमेंट में, ये इसका ऑब्जेक्टिव था. देखिए कहीं भी इंट्रोड्यूस हो ना FRBM एक्ट का, तो एक ही मेन जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो तो यही है. अब इन्होंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करने के लिए इन द कंसर्न ऑफ राजस्थान पूछ लिया उन्होंने, तो ये है. देन विच अमाउंट हैज़ बीन टारगेटेड इन द यूनियन बजट 2019-20 फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंक्लूडिंग एयर इंडिया. सो ये भी 1,05,000 करोड़, सॉरी हाँ 1,05,000 करोड़ का ही था. इतना इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट से लिया था. अगर हम 2022-23 की बात करें तो थोड़ा सा लोअर टारगेट सेट हुआ है. 65,000 करोड़ का टारगेट सेट हुआ है फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट इन द यूनियन बजट ऑफ 2022-23. नेक्स्ट इज एज अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 10,000 करोड़ फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2000-2001 देयर वॉज अ रियलाइजेशन ऑफ ओनली, देखिए सन 2001 में इन्होंने टारगेट रखा था 10,000 करोड़ का. कितना आया एक्चुअल, तो एक्चुअल आता है 1829 करोड़ ओनली. सो लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी में 1991 में जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, इट इंटेंडेड टुवर्ड्स डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. इन द बजट ईयर 2000-2001 गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ 10,000 करोड़, लेकिन उनको एक्चुअली मिला था 1829. 22-23 के लिए जो इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट है वो 65,000 करोड़ का है. Alright. Next. According to Railway Budget 2016-17, which research organization will be set up under railways? देखिए उसी समय आया था कि कौन सा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये श्रेष्ठ बनाने की बात हुई थी. स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, दैट इज श्रेष्ठ टू ड्राइव द लॉन्ग टर्म रिसर्च. ठीक है, सो ये लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए था. और रेलवे बजट 2013-14 इन्होंने अप्रूव किया था, हैज़ अप्रूव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू हाइपर लग्जरी क्लास. इसको क्या नाम दिया गया था, तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, इसको नाम दिया था अनुभूति. सो इंट्रोडक्शन ऑफ अनुभूति कोचेस विद एक्सीलेंट टेक ड्रिवन अमेनिटीज़ इन सिलेक्टेड राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन्स वॉज अनाउंस्ड. नेक्स्ट इज द डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है. ओके, सो गिवन ऑप्शंस में से इनकम टैक्स से रिलेटेड है. थ्रू DTC द गवर्नमेंट एम्स टू सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज into a single legislation. The DTC will replace the income tax Act 1961 and other tax legislations like wealth tax 1957. The first direct tax code bill ये इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, बट उसको लैप्स कर दिया गया था. In 2017 government has set up a task force headed by Akhilesh Ranjan ji and to draft a new DTC. The report of the task force on DTC was submitted to the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji in August 2019. Alright. Next देखिए, who had suggested the imposition of expenditure tax in India for the first time. तो expenditure tax इंट्रोड्यूस करने की बात पहली बार कही थी कार्लडोर जी ने. टैक्स बेस को वाइडन करने के लिए कार्लडोर ने अपने टैक्स रिफॉर्म में प्रपोज किया था इंडिया के लिए दैट इंडिया शुड इम्पोज द एक्सपेंडिचर टैक्स. ही ऑल्सो सजेस्टेड टू इंट्रोड्यूस द वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स. एक्सपेंडिचर टैक्स वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया, देन उसके बाद अबॉलिश किया गया 1962 से ही.
काल्डोर एक कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट और ब्रिटेन सिटीजन थे, and he had been advisor to Labour government in Britain from the year 1964. Besides this, he had been invited in many countries as a tax advisor. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवाई एन इक्वलाइजेशनल लेवाई of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statements is or are correct? It is introduced as a part of the Income Tax Act. Non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the DTAA. तो देखिए इनमें से एक भी सही नहीं है. इक्वलाइजेशन टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड डिजिटल सर्विसेज जो कि नॉन रेजिडेंट्स को दी जाती हैं टू रेजिडेंट्स इन इंडिया, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द चैप्टर 8 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016. ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पार्ट नहीं बनाती है एंड इट हैज़ इट्स एग्जिस्टेंस सिमिलर टू सर्विस टैक्स अंडर अ फाइनेंस एक्ट. सिंस इक्वलाइजेशनल लेवाई जो है वो DTAA के स्कोप से बाहर है, तो जो नॉन रेजिडेंट एंटाइटीज़ हैं जो कि ऑफ़र करते हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया, दे कैन नॉट क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर दीज एग्रीमेंट्स. तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं. टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़, तो देखिए टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़ कैपिटल गेन्स टैक्स. देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. समझ रहे हैं आप? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आपके फादर मदर जहाँ से भी आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, तो ये जो है ये आपके फादर के नाम पे है. लेट्स से इतना पीस ऑफ लैंड है एंड आपको 2-3 सिबलिंग्स हो, तो आपको ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई, इसका कुछ कुछ पार्ट आपको मिल गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है फादर से सन या डॉटर जिसके भी पास में होनी है, एक ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. ठीक, मान लीजिए इसके हम 3 टुकड़े कर दें और ये आपके फादर की पूरी प्रॉपर्टी थी और इसके 3 अगर आप सिबलिंग्स हैं, आप 3 लोगों को ये मिल जाती है, तो इस पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन अब अगर आपने अपना ये हिस्सा बेच दिया, ओके, तो ये बोल रहे हैं सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इस पे लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स. ऑलराइट, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा. अब कंफ्यूज नहीं हो जाना है अचानक से देख के कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे क्यों लग रहा है, तो आप गलत करें. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, ये बात सही है, बट अगर आप उसको बेचोगे तो उस पर आपका लगेगा. सो एक बार एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं. टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स. एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइजेज फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट, वो कैपिटल गेन होता है. कैपिटल गेन्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एज देर इज़ नो सेल. हाँ देखिए, क्योंकि कोई फादर ने आपको बेचा नहीं है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ख़रीदा हो उन्होंने बेचा हो, आपके पास इनहेरिट हुई है, वो उनके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है. सो बिकॉज सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हुआ है वहाँ पे. अंडर सेक्शन 56 क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देयर इज़ नो इनहेरिटेंस टैक्स एप्लीकेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी. और देखिए ये भी ध्यान दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट मतलब अगर कोई गरीब परिवार का इंसान जिसके पास सिर्फ एक झोपड़ी है, उसमें से भी वो 2 हिस्से करके अपने बच्चों को दे रहा है, उस पर भी नहीं लगेगा. और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बड़ा आदमी भी दे रहा है, उसके पास बहुत ज़मीन है, तो भी नहीं लगेगा. तो साइज़ ऑफ द लैंड कुछ भी हो, कॉस्ट ऑफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कुछ भी हो, वो हज़ारों में, लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है, तो उस पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. हाउएवर इफ द पर्सन हु इनहेरिटेड द एसेट्स डिसाइड्स टू सेल इट, कैपिटल गेन्स टैक्स विल बी एप्लीकेबल. द शेयर ऑफ इनकम टैक्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द ईयर 2013-14 वॉज, तो ये था 2.1%. अब ये 2013-14 की बात करें, उस समय 2.1% था. 2021-22 में 2.6 था. एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन ग्रॉस नेशनल इनकम, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन इंडिया इज़ अबाउट, तो ये है 5%. एंड हम बात करें अगर 2022-23 की बजट एस्टिमेट्स की, तो डायरेक्ट था 5.5 और इनडायरेक्ट था 5.2. द टैक्स GDP रेशियो इन इंडिया इज़ नियरली 15%. 2022-23 में अगर हम देखें, द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23 टैक्स GDP रेशियो ऑफ सेंटर वो है 10.7% इन 2022-23, जो कि
कम रहा है in comparison to 10.8% of the year 2021-22. Tax GDP ratio in India in 2008-9 was estimated at, तो ये थी 16.39%. A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? So slowing economic growth. अब ये बोल रहे हैं डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री क्या इंडिकेट कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नेशनल इनकम का. तो देखिए इनमें से कुछ भी शो नहीं कर रहा है. अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो एक नेशन का टैक्स रेवेन्यू का एक तरीके का साइज बताता है अपनी इकोनॉमी का एज मेजर्ड बाय द जीडीपी. स्लोइंग इकोनॉमिक रेट में रिजल्ट इन लोअर टैक्स कलेक्शन. अगर इकोनॉमिक रेट स्लो है तो आपका टैक्स कलेक्शन भी कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नेसेसरीली कि जीडीपी टैक्स रेशियो में भी डिक्रीज देखने को मिलेगा. वेदर द फॉल इन टैक्स कलेक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू द फॉल इन जीडीपी, ये इट कैन नॉट बी नोन विदाउट नोन ऑल द इंडाइसेस. तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि ये गिरा तो ये भी गिरेगा. ठीक है. If the distribution of national income is not equitable, it may mean a perennial low tax GDP ratio, but it could not mean a decrease in tax to GDP ratio over the years. A decrease in tax GDP ratio is a short-term phenomena, and it can be affected by a number of reasons, including tax avoidance, tax evasion, less efficient methods of tax collection, etc., as well as by structural reasons. Hence statement 2 जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है. A redistribution of income in a country can be best brought about through. तो redistribution जो है वो कैसे आ सकता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से combined with progressive expenditure. ओके. सो इसमें आपका redistribution of income and wealth जो है they are respectively the transfer of income and wealth, जिसमें कि physical property भी रहेगी, from some individuals to others by means of taxation, monetary policy, welfare policy, public services, land reforms, etc. And this can be achieved with a combination of progressive taxation and progressive expenditure. A progressive tax क्या होता है? It is the one where the average tax burden increases with income. ठीक है. तो इनकम के साथ साथ आपका टैक्स बर्डन बढ़ता जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स. इट अप्लाइज हायर टैक्स रेट्स टू हायर लेवल्स ऑफ इनकम. हाई इनकम फैमिलीज पे अ डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ द टैक्स बर्डन, वाइल लो इनकम फैमिलीज जो हैं या मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं दे शोल्डर अ रिलेटिवली स्मॉल टैक्स बर्डन. रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर शुड बी द अंडरलाइंग क्राइटेरिया ऑफ द पब्लिक स्पेंडिंग. देयरफॉर प्रोग्रेसिव जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है जैसे कि मेडिकल एड, फ्री एडुकेशन, सब्सिडाइज हाउसेज वगैरह, it is the best antidote to reduce the income inequality existing in the society. Next is, according to the Union Budget of 2016-17, a surcharge of 15% is payable to the income if the income is above. तो अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज देना पड़ेगा आपको 15% का. तो ये इनका इनकम टैक्स स्लैब दिया हुआ है. 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ऊपर 37%. नेक्स्ट, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 2011-12 अ न्यू कैटेगरी ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन ये क्रिएट किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स. दिस कैटेगरी कवर्स द पर्सनस ऑफ विच एज. तो इसमें 80 साल या उससे ऊपर के लोग आते थे जो कि वेरी सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आए थे. सो 2022-23 के लिए इट इज़ 5 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली. सीनियर वेरी सीनियर के लिए 5 लाख एंड सीनियर के लिए 3 लाख. एग्जेम्पशन लिमिट जो है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए वो 2.5 लाख है. एज पर द यूनियन बजट 2005-06 अगेन, तो ये अब हमारे लिए काम का नहीं है. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर सेंट्रल सेल्स टैक्स. इसमें से क्या सही है? तो इट लिवाइड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, इट इज़ लिवाइड इन यूनियन टेरिटरीज, इट इज़ लिवाइड इन द सेज. देखिए सेज पर लिवाइड नहीं होता है सेंट्रल स्टेट्स टैक्स, सॉरी सेंट्रल सेल्स टैक्स. सो इट इज़ लिवाइड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड ट्रेड इन यूनियन टेरिटरीज, जबकि सेज इससे एग्जेम्प्टेड है. इट इज़ सबस्यूम्ड बाय GST. GST इज़ द सिंगल कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट ऑपरेशनल वैल्यू फ्रॉम July 1, 2017 on supply of goods and services, and it has replaced various types of taxes cess levied by the center and the state government. Next is growth in gross tax revenue in the case of central government
वॉज हायर इन द ईयर. सो ये था 2016-17 में. 17.9 था ये. उसके बाद 2021-22 में 24.1 हुआ है ग्रोथ परसेंटेज. और फिर अभी एग्जैक्ट तो देखिए इसमें बजट एस्टिमेट्स में दिया हुआ है 9.6. और ये क्लियर हो जाता है इससे कि द ग्रोथ जो है एंड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग द गिवन ईयर्स वाज हाईएस्ट इन 16-17. बट जबकि लास्ट 10 ईयर में ये 2021-22 में हाईएस्ट रही है. अगर लास्ट 10 ईयर को देखेंगे तो 24.1% था. द टू लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर. दो लार्जेस्ट सोर्सेज क्या है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी. ठीक. और 2022-23 के हिसाब से लार्जेस्ट थ्री सोर्सेज की बात करें तो जीएसटी है, फिर कॉरपोरेशन है, फिर इनकम टैक्स है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट 95-96 नहीं देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू. यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स. तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. देखिए अब ये भी पुराना डेटा है, हम सिर्फ 2022-23 का अगर दिया होता है तो देखते हैं. Revised estimates of 21-22 and 22-23 budget estimates. GST is at the top source of central revenue. Receipt followed by corporation and then followed by income tax. ठीक है. तो अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है कि GST है, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स है और उसके बाद इनकम टैक्स है. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं. फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. देखिए ये भी 16 का क्वेश्चन है, अभी हमारे काम का ये एस्टिमेशन नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना था. सो 1 2 4 3 कॉरपोरेशन, देन 2 टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स, फिर उसके बाद आएगा आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी और फिर आएगा कस्टम्स. कंसिडर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो देखिए कॉरपोरेशन आ जाएगा इसमें पहले, उसके बाद इनकम टैक्स आ जाएगा, उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ और फिर सर्विस टैक्स. Which of the following has been the most important source of the tax revenue of the union government in 9-10? अगेन 2009-10 का क्वेश्चन है. कॉरपोरेशन टैक्स इसका आंसर है, लेकिन हमारे अभी काम का नहीं है. Why the indirect taxes are termed regressive taking mechanism? So they are charged the same rates for all income groups. जो ये जो indirect taxes है इनको regressive. Why the indirect taxes are termed regressive taxing? क्योंकि ये जो है दे आर चार्ज द सेम रेट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स. देखिए जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, लेट्स से आप कोई यू आर बाइंग सम शैम्पू, ऑलराइट. तो शैम्पू इज़ यूज्ड बाय अ पर्सन हु इज़ डूइंग द डेली वेजेस वर्क. वो भी लेके जा रहा है वही चीज़. आप मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो या लोअर मिडिल जो भी हो, तो आप भी ये लेके जा रहे हो. फिर लेट्स सी कि आपसे ऊपर वाला है वो भी लेके जा रहा है, फिर कोई है जो आपसे ऊपर वाला है वो भी लेके जा रहा है, या नीचे वाला है. तो सबके लिए सेम है. शैम्पू पे जो लग रहा है टैक्स वो सबके लिए सेम है. जो भी खरीदेगा, अगर मुझे 100 रुपये का मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा. ठीक है. तो ये मतलब इसका मतलब होता है दे आर चार्ज ऑन द सेम रेट्स फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स. ठीक है. नेक्स्ट, इन द ईयर 2013-14 लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट वॉज कॉरपोरेशन टैक्स. Which of the following taxes is the largest source of revenue? Again, union excise duties. Which of the following taxes yielded maximum revenue to the center during 7-8? Corporation tax. In the union budget 2005-06, the largest source of revenue was, so ये था corporate tax. ठीक है.
तो देखिए यूनियन बजट 2005-06 का था, ये भी हमारे कुछ खास काम का नहीं है। तो देखिए इसमें ना सारी चीज़ें आपके करंट बेस्ड ही हैं। और आज मुझे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया कि हम एनवायरनमेंट शुरू कर देते हैं, इकोनॉमी में बहुत टाइम लगेगा और ये करंट बेस्ड है ज़्यादातर। तो देखिए उनकी बात भी अपनी जगह सही है, बट मैं इसको पूरी तरह बंद नहीं करूँगी। बीच में मैं इसके 2-3 वीडियोस डाल रही थी, बट अभी एज आई टोल्ड यू बिफोर बहुत टाइम हो गया है, बट वी आर नॉट रिकवरिंग फ्रॉम दैट वायरल फीवर। तो इसलिए डेली 1 या 2 वीडियोस पढ़ पाती हैं मैक्सिमम ऑफ करंट अफेयर्स और ये मिला के, बिकॉज ऑफ दिस इल हेल्थ। बट वॉट आई विल डू इज़, वॉट आई विल ट्राई टू डू, आई विल स्टार्ट एनवायरनमेंट पैरेलली विद इकोनॉमी। तो थोड़ा सा बर्डन रहेगा, बट इट्स ओके, दोनों ही सब्जेक्ट पैरेलली चल जाएंगे। आपके लिए भी पॉसिबल होगा कि आप 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज कर पाएँ। और जो सर ने अब बात कही है एनवायरनमेंट स्टार्ट करने की, तो उनके लिए भी एक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद बोथ ऑफ देम। उसका भी वीडियो एक आएगा और इसका भी आएगा। एंड बाकी हम करंट अफेयर्स रेगुलर कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। ऑलराइट, सो टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।